जी क्या बात हो गई? क्यों इतनी परेशान नजर आ रही हैं आप? अब क्या बताऊं भाभी, डिम्पी की शादी बड़े अरमानों से अपने से ऊंचे खानदान में कराई थी। सोचा था बड़े लोग हैं, बिटिया की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखेंगे। जो शौक और इच्छाएं हम पूरी ना कर सके, ससुराल में जाकर बिटिया को हर वो सुख सुविधा मिलेगी जिसके हमने कभी अरमान सजाए थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, किस्मत के लेख कोई मिटा सकता है क्या? अरे जी आप तो डरा रही हो। क्या बात हो गई? डिम्पी के ससुराल में तो सब ठीक है ना? ये तो हम भी जानते हैं कि डिम्पी की बड़े परिवार में शादी हुई है, पैसे वाले लोग हैं। लेकिन आपकी परेशानी की वजह तो बताइए। अपनी भाभी के मुंह से ये बात सुनने के बाद जया की ननद आंचल से अपनी आंखों की कोर साफ करती है और फिर पूरी कहानी सुनाने लगती है। भाभी, आप तो जानती है हमारी हैसियत नहीं थी इतने बड़े घर में बिटिया का रिश्ता लगाने की। लेकिन फिर भी लड़के वालों के मान सम्मान सामाजिक प्रतिष्ठा पर आंच ना आए, इसके लिए हमने कर्जा लिया और उसके बाद धूमधाम से डिम्पी की शादी कराई। हमें समझ में आ गया है कि ये सुख का छलावा बहुत भारी पड़ने वाला है डिम्पी के जीवन पर शादी के बाद। डिम्पी, ये किससे फोन पर ऐसे चहक चहक कर बातें कर रही हो? अभी तुम्हारी नई नई शादी है, पहले ही बता दे रहे हैं। हमें अपनी बहू का दिन भर फोन पर लगे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहू थोड़ी सभ्यता में रहती हुई ही अच्छी लगती है। यारी दोस्ती नाते रिश्ते सब मायके की दहलीज पर छोड़ कर आई होगी तो ही बेहतर होगा। ज्यादा मोह जीस लगाकर जो लड़कियां ससुराल आती है ना, उनका ससुराल में समय बिताना उतना ही भारी होता है। नहीं मम्मी जी, मैं तो बस अपनी छोटी बहन को अपने कमरे के बारे में बता रही थी कि मेरा कमरा कितना खूबसूरत है, बस तभी आप आ गई। हाँ भाई, तुम्हारे घर वालों ने कहाँ देखे होंगे ऐसे ठाट बाट। दिखा दो, लेकिन अब इतनी भी तारीफ मत कर देना कि उनके मन में भी यहीं आकर बसने का लालच समा जाए। और सुनो, बड़े घर में ब्याह करा गई हो इसका मतलब ये नहीं कि बिस्तर से पांव नीचे नहीं रखोगी। अब ये सपनों के महल से बाहर निकलो और थोड़ा वास्तविक दुनिया में कदम रखो। शादी के 2 दिन बाद ही सास का ऐसा बर्ताव डिम्पी को अंदर तक तोड़ गया। नई नई शादी के बाद बेटियों का सहारा तो बस उनकी माँ होती है ना। बहन जी से जब उसने ये बातें सुनी तो घबरा कर मौका देखकर मुझे फोन लगाया। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? पता नहीं, मैंने शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी माँ? अरे तू पागल है क्या? अभी नई नई शादी हुई है और तू ऐसी बहकी बातें कर रही है। बेटा, नई नई शादी में सबको ऐसा ही लगता है। नए लोग, नया घर, नए तरह का रहन सहन। शुरू में हर लड़की का मन करता है कि ससुराल छोड़कर वापस अपने मायके भाग जाए। लेकिन बेटा, सच्चाई तो यही है ना, अब वही तुम्हारा घर है, तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माँ बाप है। अब इस शादी को ही अपना भाग्य समझो और जैसा वो तुम्हें रखे वैसे रहो। अपनी जिंदगी के बीते हुए 25 साल भूल जाओ। समझो कि तुम्हारी जिंदगी में वो 25 साल कभी थे ही नहीं। जितना मायके को याद करोगी ना, ससुराल में एडजस्ट करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ये कैसी बात करी हो माँ? कम से कम एक बार पूछ तो लेती कि मेरे ससुराल में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है जो मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। मेरे डर का कारण जानने की कोशिश तो करती तुम। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम बदल सी गई हो। अरे बेटा, और क्या हुआ होगा? तुम्हारी सास ने अपने कुछ रीति रिवाज और तौर तरीके समझाने की कोशिश की होगी और तू उन्हें सुनकर घबरा गई होगी। ठीक कहा ना मैंने? नहीं माँ, बिल्कुल गलत कहा आपने। पता नहीं क्या सोचकर इतने बड़े खानदान में आपने मेरी शादी करवा दी। मेरी सास की बातें सुनकर मुझे नहीं लगता वो लोग कभी भी मुझे खुले दिल से अपनाने वाले हैं। पहले ही दिन इतनी कड़वी बातें सुनाई उन्होंने मुझे। आपको पता है, मेरी सास ने बातों ही बातों में मुझे समझाने की कोशिश की है कि मैं अपने सभी नाते रिश्तेदारों दोस्तों से रिश्ता खत्म कर लूं। अरे उन्हें तो मेरा फोन पर किसी से बात करना तक पसंद नहीं है। बेटा, मैंने तुझे समझाया ना, अभी तेरी नई नई शादी है। नई नई शादी में नई नवेली दुल्हन 24 घंटे फोन पर बात करती रहे, ये बात किसी के भी ससुराल वालों को पसंद नहीं आएगी ना बेटा। और कोई बात नहीं, बस इसीलिए तेरी सास ने गुस्से में ये सब कह दिया होगा। बातों को समझने की कोशिश कर, समझदारी से काम लेगी ना तब सब सही हो जाएगा। लेकिन माँ। बेटा, अभी तेरी सास ने तुझे समझाया ना, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि तू किसी के साथ भी ज्यादा देर तक फोन पर बातें करे। तो बस अब ज्यादा सवाल जवाब नहीं, फोन रख दे और जैसा तेरी सास ने कहा ना, उस माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश कर। माँ ने फोन रख दिया था। अब डिम्पी का दिल और भी ज्यादा घबरा रहा था। नए घर में पहुंचते ही पहले ही दिन माँ ने अजनबियों वाला बर्ताव शुरू कर दिया था और वो रिश्ते जिन्हें उसका अपना कहकर भेजा गया था, उनसे किसी भी सूरत में उसे अपनापन महसूस ही नहीं हो रहा था। सुनो बहू, जल्दी से मुंह दिखाने के लिए तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में मोहल्ले की औरतें आती होगी। और हाँ, फिर से फोन लेकर मत बैठ जाना,
जितना कहा है उतना सुनो। जी माँ जी। जल्दी जल्दी तैयार होकर डिम्पी मुंह दिखाए के लिए पहुंचती है। वहां पर डिम्पी को देखकर मोहल्ले की एक औरत उसकी तारीफ करने लगती है। कुछ भी कहो बहन जी, बहू बहुत खूबसूरत है आपकी। अरे बिल्कुल परी जैसा मासूम सा चेहरा है। खूबसूरत तो लगेगी ना आंटी जी, पूरे 50 तोला सोना चढ़ाया मम्मी ने भाभी के ऊपर। अब इतना सोना पहनकर तो गधी भी राजकुमारी दिखने लगी। इतना कहकर डिम्पी की ननद दांत दिखाकर जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन डिम्पी को ननद की ये बात बहुत बुरी तरह चुभ जाती है। आदित्य, आपने देखा आपकी बहन कैसे मेरा मजाक उड़ा रही थी? अरे वो मजाक उड़ा नहीं रही थी, मजाक कर रही थी। और छोटी सी बात पर गंगा जमुना बहाने की क्या जरूरत है भाई? ये आपको छोटी सी बात लगती है? मैं आज ही शादी करके घर में आई हूँ और पहले दिन मुझसे इस तरह से बात करना आपको ठीक लग रहा है क्या? डिम्पी अभी अपने पति से बात कर रही थी कि उसकी सास कमरे में आती है। अच्छा, शादी को एक दिन हुआ नहीं और पति को परिवार वालों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। तुम्हारे जैसी लड़कियों का ना मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। माँ बाप ने दहेज में फूटी कौड़ी नहीं दी, लेकिन बेटियों को घर तोड़ने की शिक्षा देकर जरूर भेजते हैं ताकि बेटे के अमीर ससुराल में रहकर मजे कर सके। चल हो गए तेरी मुंह दिखाए, अभी दूसरे कमरे में चल। पहले अपने पापा से बोलकर डायमंड का नेकलेस मंगवा, उसके बाद ही अपने कमरे में कदम रखना। ये क्या बोल रही हैं माँ जी आप? मेरे पापा डायमंड का नेकलेस कहाँ से लाएंगे? और आप ही ने तो कहा था आप लोगों को दहेज नहीं चाहिए। अरे वो सब कहने की बातें होती है। अभी बोला ना तुझसे, अपने बाप से फोन करके नेकलेस की बात कर ले, वरना सारी जिंदगी यहाँ लॉबी में सोना पड़ेगा, सोच ले। अदिति, कुछ बोलो ना अपनी मम्मी को। मम्मी जी क्या कह रही हैं? मम्मी जो कह रही है सही तो कह रही है, और खबरदार आज के बाद मेरे परिवार के खिलाफ मेरे कान भरने की कोशिश की तो। डिम्पी कुछ दिन तो ऐसे ही लॉबी में सोकर बिता देती है, लेकिन जब सास के ताने उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं तो परेशान होकर वो अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मैंने कहा था ना मेरी शादी गलत घर में कराई आपने। एक नंबर के दहेज के लोभी है ये लोग। आपको पता है मेरी सास ने मेरे सामने शर्त रखी है, जब तक मैं अपने मायके से डायमंड का नेकलेस लेकर नहीं आऊंगी वो मुझे आदित्य के कमरे में नहीं जाने देंगे। अब आप बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? अरे तुझे समझाया था ना, शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। अब तेरे ससुराल वाले जो कहते हैं, जैसा कहते हैं वैसा कर, और बार बार फोन करके अपना और मेरा टाइम खराब मत किया कर। और बेटा एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरे पापा ने उम्र भर चाहे दौलत ना कमाई हो, लेकिन इज्जत बहुत कमाई है। ये बात अपने दिमाग में आने भी मत देना कि तुम वो घर छोड़कर यहाँ चली आओगी। अरे तुझे यहाँ ले आएंगे तो छोटी और गुड्डू की शादी कैसी होगी? शादी की बात छोटी मोटी बातें होती रहती है, हर बात को दिल से लगाएगी तो कैसे गृहस्थी चलेगी? माँ, जो कुछ भी बोल रही हूँ ना वो छोटी बात नहीं है। और ठीक है, अगर आप यही चाहती है ना मैं अपना ससुराल छोड़कर मायके ना आऊं तो मैं नहीं आऊंगी, लेकिन कम से कम एक बार पापा के साथ आकर मेरे ससुराल वालों से बात तो करो। ऐसे तो उनकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। आज वो मुझे आदित्य के कमरे में नहीं घुसने दे रहे हैं, कल को कुछ और करेंगे मेरे साथ। आपको समझ में आ रहा है माँ? अरे बेटा कुछ नहीं करने वाले वो लोग, ये टीवी सीरियल देखना बंद करते हैं। तुझे पता है जब मेरी शादी हुई थी ना, कई कई दिन तेरी दादी मुझे ढंग से खाने को भी नहीं देती थी। नई शादी में तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है बेटा, और उसके बाद भी 3 बच्चों को पैदा किया, पाला पोसा। तुम्हारी परवरिश में कोई कमी छोड़ी क्या मैंने? या तुम्हारी दादी की सेवा करने में कभी भी पीछे हटी क्या मैं? एक समय की बात होती है, कुछ टाइम बाद सब भूल जाएंगे और वही घर तुझे अपना लगने लगेगा। लेकिन माँ, अब चुपचाप फोन रख, और खबरदार जो तूने किसी को भी ये बात बताई कि तूने मुझे फोन किया था। मैं नहीं चाहती कि तिल का ताड़ बन जाए और तेरी शादीशुदा जिंदगी शुरू होने से पहले ही खराब हो जाए। अरे बेटा वो माँ है आदित्य की, हर माँ की ख्वाहिश होती है उसका बेटा बहू अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करे। 2-4 दिन बाद वो खुद तुझे उसके कमरे में भेज देगी। फोन रखने के बाद ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? ऐसा लग रहा है शादी क्या हुई, दुनिया में मेरा कोई अपना ही नहीं बचा। मायके वाले मेरी बात नहीं सुनना चाहते, ससुराल वालों को मेरी पड़ी नहीं है। कभी कभी तो मन करता है सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। डिम्पी मन ही मन बहुत परेशान थी, लेकिन इस समय वो खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। 2 दिन बीते तो डिम्पी ने देखा कि उसकी माँ पापा को लेकर उसके ससुराल आई है। माँ पापा को ससुराल में आया देख डिम्पी बहुत खुश होती है। मैं ज्यादा ही सोच रही थी, मम्मी पापा कभी अपनी बेटी को नहीं भूल सकते। जरूर मुझे लेने आएंगे और मेरी सास को तगड़ी फटकार भी लगाएंगे। लेकिन डिम्पी के सारे अरमान धरे के धरे रह जाते हैं जब डिम्पी की माँ समधन के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है।
माफ कीजिएगा बहन जी, गलती तो हमारी है। हमें सोचना चाहिए था कि बेटी इतने बड़े घर में जा रही है। अब आप लोगों के भी तो कुछ अरमान रहे होंगे ना बेटी की शादी से। अपनी भूल सुधारने के लिए हम लोग आपकी सेवा में हाजिर हो गए हैं। डिम्पी के पापा, बहन जी को डायमंड का नेकलेस दीजिए ना। ये क्या? पापा मम्मी इनकी डिमांड पूरी करने आए हैं? मम्मी पापा, लेकिन ये सब। अरे बेटा, बड़ों की बात के बीच में नहीं बोलते बच्चे। डिम्पी के मम्मी पापा उसके सास ससुर को डायमंड का नेकलेस देकर चले गए थे। मम्मी पापा को यही लग रहा था कि शायद नेकलेस देने के बाद अब डिम्पी के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान नहीं करेंगे। लेकिन डिम्पी जानती थी राक्षस के मुंह अब खून लग चुका है। अब तो ये रोज की बात हो गई। कभी वे लोग कैश मांगते, कभी गाड़ी। ससुराल वालों की बढ़ती मांग को पूरा कर पाना डिम्पी की मायके के बस का नहीं था। इसलिए डिम्पी ने ससुराल वालों की डिमांड अपने मायके में बताना बंद कर दिया। वो चुपचाप उनके ताने और टॉर्चर अकेले ही बर्दाश्त कर रही थी। जब आप पूरी कहानी जानती है तो अब यहाँ अकेले में आंसू बहाने से क्या मतलब है? भाभी, अभी तक वो लोग सिर्फ पैसे की मांग करते थे, लेकिन कल डिम्पी का फोन आया था, कह रही थी उसका नंदू उसके साथ बदतमीजी करता है। लेकिन सब देखकर भी आदित्य और उसकी मां गूंगे बहरे बने हुए हैं। पता नहीं क्या लिखा है मेरी बेटी के भाग्य में। क्या इतनी बड़ी बात हो गई और दामाद जी सिर्फ चुपचाप तमाशा देख रहे हैं? आप ये बताइए, आप और जीजा जी तो जा रहे हैं ना उसके यहाँ? उन्हें डिम्पी की चिंता नहीं है ना, सही, लेकिन आप तो अपना फर्ज निभाओ। कैसी बात करती हो भाभी, उनके घर का मामला है, हमारा बीच में बोलना कहाँ उचित है। उनके घर की बहू और दामाद के बीच की बात है, हमारे बोलने से बात बिगड़ सकती है। अच्छा, तो उनकी बहू और दामाद के बीच का मामला है। उनकी बहू आपकी भी बेटी हुआ करती थी, ये बात तो याद है आपको? या कन्यादान करते ही सारे रिश्ते तोड़ लिए थे उससे? कैसी बात करती है आप, ये भी कोई बोलने की बात है? लेकिन जो दुनिया की रीत है उसे तो निभाना ही पड़ता है, यही समाज का नियम है। बेटी का ब्याह हुआ तो उसकी डोर ससुराल से बन जाती है। जया बहुत देर से सुनीता की बातें सुन रही थी। थोड़ी देर में सुनीता ने चाय नाश्ता करने के बाद बातों का रुख बदला। अच्छा भाभी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो आपकी ननद है ना रेखा, उसकी बेटी सोना, मिंटू की शादी में देखा था, उससे मुझे बहुत पसंद आई थी। बड़ी प्यारी बच्ची है, और फिर घर की बात घर में रह जाएगी। सोना तो है ही इतनी प्यारी बच्ची, और उसे मैंने अपनी ननद की बेटी नहीं अपनी बेटी समझकर ही बड़ा किया है। उसके गुणों पर तो गर्व है हमें। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप किस बारे में बात कर रही हैं? भाभी, आप मेरे गुड्डू के लिए उसकी बात चलाइए ना। गुड्डू की शादी हो जाए, फिर छोटी के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। मुझे पता है दीदी, मेरी बात आपको कड़वी लगेगी, लेकिन ये बात अब मैं कहने से पीछे नहीं हट सकती। सोना मेरी बेटी की तरह है, और बात अभी उसके रिश्ते की हो रही है, तो मुझे भी सोच समझ कर ही निर्णय लेना होगा ना। ऐसी बात क्यों कर रही है दीदी? मेरे गुड्डू में कोई कमी है क्या? क्या आपको ऐसा लगता है कि गुड्डू सोना के लायक नहीं है? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। हमें तो लगा था आप खुशी खुशी ये रिश्ता करवाएंगी। बहुत बड़ी गलतफहमी में थी भाभी आप, और कमी आपके बेटे में नहीं है, आपके परिवार की सोच में है। जिस बेटी को आपने पैदा किया, पाला, पोसा, अगर आप उसका दुख दर्द तकलीफ नहीं समझ पा रही हैं, तो बहू बनकर आई हुई कल की लड़की को क्या मान सम्मान देंगी आप? कैसे मान लो कि उसके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझ लेंगी? आपकी बच्ची आपकी आंखों के सामने नर्क से भी बदतर हालातों में अपने ससुराल में जी रही है, और आप लोग सिर्फ बैठकर यहाँ पर तमाशा देख रहे हैं। दीदी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? इतना ही समझ पाई है हमें। अरे, हम सिर्फ बिटिया के ससुराल में इसलिए दखल नहीं देते ताकि कल को कोई समाज में हम पर उंगली ना उठा सके। तो जानती है वैसे ही माहौल कितना खराब है। आजकल बेटियों के घर टूटने का कारण हर कोई माँ ही बताता है। लोगों को यही लगता है ना, बेटियां अपनी माँ से सीख कर ही अपना घर तोड़ती है। अब कौन सी माँ होगी जो बेटी का घर तोड़ने को ब्याह करवाएगी? लेकिन कहने वाले का मुंह तो पकड़ा नहीं जाता ना। बस इसीलिए मैंने उसके ससुराल की किसी भी बात के बीच में बोलना उचित नहीं समझा। दीदी, आपकी बेटी कोई वस्तु नहीं थी जिसे आपने दान कर दिया, और अब चाहकर भी आप उसकी तरफ मुड़कर नहीं देख सकती हैं। शादी के बाद बेटी अपना सुखी जीवन बिता सके, इसी उम्मीद के साथ तो माता पिता बेटी की शादी करते हैं। कोई सौदा नहीं किया है आपने अपनी बेटी का कि अब वो सुख में जिए या दुख में आप पलट कर उसकी ओर नहीं देखेंगे। आप बस मुझे ये बात बताइए, अगर माता पिता होकर आप उसकी सूद नहीं ले रहे हैं, तो वो ससुराल वाले जो उसे जन्म के 25 साल बाद मिले हैं, वो क्यों उसे मान सम्मान देंगे?
और 100 बातों की एक बात आपको बता दूं जीजी, जब पहली बार बिटिया के ससुराल वालों ने कोई गलत डिमांड करी थी, डिम्पी के साथ गलत व्यवहार किया था, अगर आपने पलट कर उसी समय 2 सवाल पूछ लिए होते ना तो आज बात यहां तक पहुंचती नहीं। लेकिन आप लोगों की झूठी शान और रुतबे के ढोंग ने डिम्पी को नर्क में धकेल दिया। आपने उनकी नाजायज डिमांड पूरी कर दी, जिसके कारण वो लोग एक के बाद एक डिमांड करते गए और डिम्पी की हालत बद से बदतर हो गई। ऐसा नहीं है, मैंने तो उनकी डिमांड यही सोचकर पूरी की थी कि हमारी बेटी के सुख की चाबी अगर हीरे के हार से मिल सकती है तो हम वो भी कर देंगे। लेकिन हम नहीं जानते थे ना कि ये सब बढ़ता चला जाएगा। आपने भी दुनिया देखी है जीजी, आप सब जानती थी। बस झूठी शान दिखाने के लिए बेटी की बलि चढ़ा दी आपने। आपका दिल बहुत मजबूत है, लेकिन माफ करना, मेरा दिल बहुत कमजोर है। मैं अपनी बेटी की बलि नहीं चढ़ा पाऊंगी। और हाँ, अगर बेटी के साथ कभी भी गलत होगा तो मैं तो बेटी के ससुराल में हस्तक्षेप करूंगी। मेरे होते हुए कोई मेरी बेटी को गलत नजर से देखेगा तो आंखें निकाल लूंगी उसकी। लावारिस नहीं है वो कि शादी के नाम का झूठा प्रपंच करके उसके साथ कोई कुछ भी कर लेगा और हम खड़े होकर तमाशा देखते रहेंगे। मेरी बेटी के अधिकारों के आड़े अगर कोई भी आएगा तो मैं बुरी माँ, मामी या बुआ बनने से परहेज नहीं करूंगी। फिर चाहे जिसे जो कहना हो कह सकता है। जया की बातें सुनकर सुनीता शर्मिंदा होकर सर झुकाकर खड़ी हुई थी। माफ करना, ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। जया की बातें सुनीता को अच्छी तरह समझ में आ गई थी और उसने भी ठान लिया था कि अब वो सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचेगी, फिर चाहे कोई कहता रहे कि बेटी की माँ बुरी ही होती है। ऐश्वर्या जैसा नाम वैसी पर्सनालिटी। अपने कॉलेज में ब्यूटी क्वीन के नाम से फेमस थी ऐश्वर्या। कॉलेज में लड़का हो या लड़की सभी उससे दोस्ती करना चाहते थे। जलवे है यार तेरे तो, कॉलेज के सारे लड़के तेरे पीछे पागल है, लेकिन तू है किसी की तरफ देखती नहीं। मानना पड़ेगा वो लड़का वाकई बहुत खुशकिस्मत होगा जिसकी तेरे साथ शादी होगी। ये बात तूने बिल्कुल ठीक बोली दिव्या, खुशकिस्मत तो वो होगा ही। समय बीता और ऐश्वर्या की शादी विवेक से हो गई। शुरू के कुछ साल तो बहुत अच्छे से बीते, लेकिन बाद में विवेक बताओ ना कौन से कलर की साड़ी पहनो पार्टी के लिए, ब्लैक या पिंक? देखो ऐश्वर्या, जो तुम्हें पहनना है जल्दी पहनो, पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं हम लोग। 2 बार मेरे फ्रेंड्स का फोन आ चुका है यार। एकदम खाना खाने के टाइम पर ही पहुंचोगी क्या? तो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो ना, काम जल्दी हो जाएगा। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मुझ पर कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने ये पिंक पहन तो लिया है, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अब तमाशा है तुम्हारा। पार्टी में जाना था तो तुम पहले से डिसाइड करके नहीं रख सकती थी कि तुम्हें किस कलर की ड्रेस पहनी है? अब ये लास्ट मोमेंट पर साड़ी और झुमके पसंद करने का टाइम थोड़ी ना है। जो पहना है वो ठीक है यार, कौन देखने वाला है तुम्हें वहां? मुझे किसी को दिखाना नहीं है विवेक, जिसे दिखाना था उसे तो चीरने से फुर्सत ही नहीं है। तुम्हारे दिमाग में इस समय चल रहा है कि तुम कब पार्टी में पहुंचो और अपने दोस्तों के साथ बात करो। अगर ऐसा ही था तो तुम्हें अकेले जाना चाहिए था। ऐश्वर्या के इतना कहने पर भी विवेक पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो गाड़ी में जाकर हॉर्न बजाने लगता है। मैं अच्छी लग रही हूं या नहीं, मेरे पति को इस बात से कोई मतलब ही नहीं। बस जाकर कार में हॉर्न बजाकर मुझे इरिटेट कर रहा है। पति की इस हरकत से ऐश्वर्या को चिढ़ हो गई और वो भी बिना अपने ड्रेस की केयर किए जाकर गाड़ी में बैठ गई। गुजरते सालों में धीरे धीरे ऐश्वर्या को यह बात समझ में आने लगी थी कि विवेक अब पहले की तरह उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। उसने क्या पहना, क्या खाया, क्या किया, क्या नहीं किया, विवेक ना पूछता ना सुनना चाहता। विवेक, अगले महीने हमारी एनिवर्सरी है। इस बार 10 साल हो जाएंगे हमारी शादी को। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी एनिवर्सरी स्पेशल तरीके से मनाएं। देख रही हो ना कितना वर्क प्रेशर है मेरे पास, और तुम्हें बस यही सब सोचता रहता है। साल भर बस बर्थडे एनिवर्सरी यही याद दिलाती रहती हो। बच्ची नहीं हो तुम, एक 8 साल के बच्चे की माँ हो गई हो। अब ये बचकानी हरकतें करना बंद कर दो। मैं 8 साल के बच्चे की माँ हूं, ये बात मुझे भी याद है। और ऐसी कौन सी बचकानी हरकत कर दी मैंने जो तुम इस तरह से बात कर रहे हो? अपनी शादी के दिन को याद करना बचकानी हरकत होती है क्या? मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि तुम अब हमारी शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो, तभी तो हमेशा ऐसे खींचे खींचे से रहते हो। कम ऑन यार, सुबह से ऑफिस में काम कर रहा था, रात के 10 बजे घर में घुसा हूं और तुम्हारा ये नाटक फिर से चालू हो गया। तुम्हारी हर जरूरत को पूरी कर रहा हूं ना मैं। किसी चीज की कमी रखी है तुम दोनों के लिए? बताओ। एक पति और ऐसा क्या करे जिससे तुम पत्नियों को स्पेशल फील हो जाए? कुछ करने की जरूरत नहीं है विवेक, बस सीधे मुंह बात तो कर ही सकते हो ना। रहने दो, तुमसे तो वो भी नहीं हो पाएगा। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि तुमने आखिरी बार कब मेरे साथ प्यार से बात की थी। पति पत्नी तो छोड़ो, हम तो दोस्त भी नहीं है। विवेक रोज रोज की बहस से परेशान हो चुका था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ ऑफिस में जाकर पैसे कमाने पर था। घर में उसकी पत्नी किस हाल में है, कैसा महसूस कर रही है, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
अपने 8 साल के बेटे अभी की पूरी जिम्मेदारी उसने अपनी पत्नी के ऊपर ही छोड़ रखी थी। पत्नी और बच्चे को देने के लिए जैसे उसके पास समय था ही नहीं। रविवार के दिन, विवेक आज तो छुट्टी है ना तुम्हारी, चलो आज हम तीनों मूवी देखने चलते हैं। पूरा हफ्ता घर से बाहर रहता हूं मैं, एक दिन तो चैन से मुझे घर में बैठ लेने दिया करो। एक बात बताओ, तुम्हारी आंखों में खटकता हूं क्या मैं? शांति से यहाँ सोफे पर बैठा हूं तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो तो मैंने मम्मा को कहा था कि हम संडे को बाहर घूमने के लिए चलेंगे, इसलिए मम्मा ने आपसे कहा। तुम्हें जाना है तो जाओ ना, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, मैं घर में रहकर रेस्ट करना चाहता हूँ। आराम करना चाहते हो या पूरा दिन मोबाइल चलाना चाहते हो? हाँ, मोबाइल चलाना चाहता हूँ। तुम्हारे पास भी है ना मोबाइल, तुम भी चलाओ, तुम्हें तो रोका नहीं मैंने। देखो ऐश्वर्या, शादी के बाद दिन रात पति के साथ झगड़ने के अलावा ना और भी कई सारे काम हो सकते हैं जहां तुम अपनी एनर्जी लगा सकती हो। घर से बाहर निकलो, अपने दोस्तों से मिलो, कोई हॉबी क्लास कर लो, जिम ज्वाइन कर लो। और ये सब नहीं हो सकता ना तो कुछ काम धंधा करना शुरू कर दो, लेकिन भगवान के लिए ये दिन रात मुझे देखकर अपना खून जलाना बंद कर दो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी प्रॉब्लम से उतनी परेशान नहीं हो जितनी तुम मेरी खुशी से परेशान हो। तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है ना कि मैं तुम्हारे बिना अकेले खुश कैसे हूं। 10 साल हो गए हमारी शादी को। अब हम कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है जो मैं हर रोज तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लेकर आऊं, तुम रूठो मैं तुम्हें मनाऊं, चॉकलेट टेडी ये लेकर आऊं, आई लव यू बोलूं। तुम जानती हो मैं प्यार करता हूं तुमसे, लेकिन दिन रात माला बनाकर जप नहीं सकता मैं। प्लीज बिहेव योर सेल्फ ऐश्वर्या। हाँ, हो गए हमारी शादी को 10 साल, बस 10 ही साल हुए हैं, 60 साल के नहीं हुए हम जो मैं खुद को बूढ़ा समझ लूं। माना कि कॉलेज में पढ़ने वाली टीनेजर नहीं रहे हम, लेकिन अभी बस 35 साल की उम्र है मेरी। मैं सीनियर सिटीजन की तरह बिहेव नहीं कर सकती। क्या गलत है अगर मैं तुमसे थोड़ा सा प्यार, अटेंशन और केयर मांग रही हूं तो? बात बात पर ये याद दिलाना बंद करो कि मैं एक बच्चे की मां बन गई हूं। मुझसे बेहतर नहीं जानते हो तुम कि मेरा एक बच्चा भी है। तुम तो सुबह सुबह 8 बजे निकल जाते हो, रात में भी अपने दोस्तों के साथ अच्छे से चिल करने के बाद 11 बजे घर में घुसते हो। पूरे 24 घंटे मैं ही उसकी देखभाल करती हूँ, लेकिन मां बन जाने के बाद ये मतलब नहीं होता कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं एक पत्नी भी हूं, एक औरत भी हूं। संडे का सत्यानाश हो चुका था। विवेक और ऐश्वर्या के बीच में इतनी जोरदार बहस हुई थी कि ऐश्वर्या के चेहरे पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि आज उसका मूड बहुत खराब है। क्या बात है भाभी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ परेशानी है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक बात बता, तू सोशल मीडिया चलाती है क्या? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह? हाँ भाभी, आजकल सोशल मीडिया कौन नहीं चलाता। और देवर जी? वो भी चलाते हैं भाभी। एक बात बताओ, सोशल मीडिया होने के ना कई सारे फायदे हैं। सोशल मीडिया पर बिजी रहो ना तो घर में शांति रहती है, वरना पति पत्नी के बीच में तो वही वाली बातें हैं, जहाँ 2 बर्तन होंगे आवाज तो आएगी। मैं तो खुद घर के काम खत्म करने के बाद चुपचाप अपना सोशल मीडिया अकाउंट चलाती हूँ, टाइम भी पास हो जाता है और किटकिट भी नहीं रहती। वरना आप तो जानती है ना भाभी, शादी के कुछ सालों बाद पति पत्नी के बीच में बातें नहीं सीधा विवाद होता है। वैसे आपके और भैया के बीच में तो कभी लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं होगा। भैया आपके चेहरे से नजर हटा पाते होंगे तभी तो झगड़ा करेंगे ना। इतनी खूबसूरत हो भाभी आप, आपकी तारीफ करते करते मन नहीं भरता होगा भैया का। अच्छा, अब तुम ना मेरी टांग खींच रही हो। 10 साल हो गए हमारी शादी को। अब तो तुम्हारे भैया को यह भी पता नहीं रहता कि मैंने ड्रेस किस कलर की पहनी है। मेरा चेहरा तो तब निहारेंगे ना जब मेरी तरफ देखेंगे। ये सब कहने की बातें होती है। शादी के कुछ सालों के बाद ये ब्यूटी, इंटेलिजेंस सब रखा रह जाता है। दोपहर में अपना काम निपटाने के बाद ऐश्वर्या अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलकर बैठ गई थी। ऐसा नहीं था कि ऐश्वर्या के पास अपना कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था। सोशल मीडिया पर तो वो पिछले 8-10 सालों से थी, लेकिन वो उसका इस्तेमाल न के बराबर किया करती थी। पिछले कुछ समय से जब से उसके और विवेक के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव होने लगा था, तब से विवेक बार बार उसे सोशल मीडिया पर टाइम बिताने के बारे में कहने लगा था। इसलिए आज उसने अपना अकाउंट खोला तो देखा कई सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। ऐश्वर्या एक एक करके सारे प्रोफाइल देखती जा रही थी। कई सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट कॉलेज के दोस्तों की थी, कुछ बचपन के दोस्त थे, कुछ बिछड़े रिश्तेदार और कुछ ऐसी भी थी जिन्हें वो जानती ही नहीं थी। ऐश्वर्या ने एक एक करके सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो उसके बाद एक एक करके कई सारे मैसेज उसके इनबॉक्स में आने शुरू हो गए। पहचाना मुझे? अरे ब्यूटी क्वीन, प्रोफाइल पिक्चर तो अपनी लगाओ, ये क्या बच्चे का फोटो लगाया हुआ है। मैसेज पढ़कर ऐश्वर्या के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपना लेटेस्ट प्रोफाइल पिक्चर लगा दिया।
ये हुई ना बात, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, आज भी उतनी ही खूबसूरत हो। तुम्हारा हस्बैंड बहुत लकी है। इतने सालों बाद अपनी तारीफ सुनकर ऐश्वर्या को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मम्मी मेरा होमवर्क करा दो ना प्लीज। हाँ बेटा आ जाओ, करा देती हूँ। ऐश्वर्या ने मोबाइल साइड में रख दिया और बेटे का होमवर्क कराने लगी। कुछ देर बाद उसने फिर से अपना अकाउंट चेक किया। उसके पास कई सारे मैसेज आए हुए थे। कितना मेंटेन करके रखती थी तुम खुद को, अब क्या हुआ? वैसे साड़ी में अच्छी लगती हो, लेकिन तुम पर वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। अब भी पहनती हो या शादी के बाद छूट गए? क्या बताऊं, शादी के बाद तो मैं तो अपनी पसंद नापसंद सब भूल गई थी। थैंक्स याद दिलाने के लिए। शाम को जब विवेक लौटा तो ऐश्वर्या ने चाय का कप पकड़ाते हुए उससे सवाल किया, विवेक, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं अब पहले की तरह खुद को मेंटेन करके नहीं रखती? मैंने ऐसा कब कहा? और मैं कोई हर समय तुम्हें ही थोड़ी ना निहारता रहता हूँ, उतना ध्यान नहीं दिया मैंने। वैसे तुम क्या कहते हो, मुझ पर जीन्स टॉप ज्यादा अच्छा लगता है या साड़ी? अरे यार, आज क्या केबीसी खेलने के मूड में हो? चाय पीने दो ना शांति से। मैंने तुम्हारे ऊपर पीएचडी नहीं की हुई, जो पसंद है पहनो। शॉपिंग करनी है तो पैसे ले लो। ये क्या बातों को जलेबी की तरह छान रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन में सवाल आया था तो पूछ लिया। कुछ देर बाद ऐश्वर्या चैटिंग पे पूछती है, तुमने पूछा तो याद आया कि मुझ पर वाकई जींस टॉप अच्छा लगता था, लेकिन जब से थोड़ा वजन बढ़ा है तो मैं खुद ही वेस्टर्न ड्रेस पहनने से मन चुराने लगी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे खुद पर ध्यान देना चाहिए। अगले ही दिन से ऐश्वर्या ने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। वो सुबह उठकर पहले वॉक करती, फिर एक्सरसाइज करती। कुछ ही दिनों में उसने एक जिम ज्वाइन कर लिया था। जैसे जैसे ऐश्वर्या की बॉडी फिट हो रही थी, उसकी चेहरे की चमक और खुशी लौटने लगी थी। वो अब अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पिक्चर्स लगाने लगी थी। अब तो मैं फिट हो गई हूँ, अब मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनना शुरू करूंगी। हर समय साड़ी पहनने वाली ऐश्वर्या अब घर में लोअर टी शर्ट पहनती और कहीं बाहर जाना होता तो जींस टॉप पहनकर काला चश्मा और मेकअप का कोट लगाकर ही जाती। अरे आप देख रहे हो भाभी को, 8 साल की बच्ची की माँ है और ऐसे बनकर घूमती है जैसे बस अभी 16 साल पूरे किए हो उन्होंने। जिम जाना, मेकअप शेकअप करना, न बिंदी न सिंदूर, हाई हील्स पहनकर टक टक करती घूमती है आजकल। कल तो पड़ोस वाली आंटी जी भी पूछ रही थी, क्या हो गया ऐश्वर्या को, आजकल ऐसे रंगीन हुई जा रही है। देखो भाभी क्या करती है, क्या पहनती है, ये भैया को देखने दो। हम तो वैसे भी उनसे छोटे हैं, हमें ये सब कहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे भैया कुछ नहीं कहने वाले। अरे भाई, उन्हें कुछ दिखाई देगा तभी तो कुछ कहेंगे ना। वो तो आधी रात को घर में घुसते हैं, खाकर सो जाते हैं। भाभी के रंग ढंग बदल रहा है, लेकिन मैं शर्त लगा रही हूँ, उन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा। देखो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन गांव से माँ जी आकर तो बोल सकती है ना। अरे क्या जरूरत है ये सब करने की, तुम अपने काम से मतलब रखो ना। ना जी ना, भाभी के रंग ढंग ऐसे है जैसे उन्होंने खुशी घर के बाहर ढूंढ लिए। देखा नहीं, पहले किसी पुरानी साड़ियां लपेट कर मुंह लटका कर घूमती थी और अचानक ही जवानी फूट पड़ी है उनमें। आप तो भोग आराम बन रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं तो सब समझ रही हूँ। देवरानी की शक की सुई अब ऐश्वर्या पर आकर टिक गई थी। वो हर समय उसकी एक्टिविटी को देखकर पता लगाने की कोशिश करती कि आखिर चक्कर क्या है भाई। एक दिन देवरानी अनु अपनी जेठानी के कमरे में पहुंचती है तो वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। अच्छा मैं कॉल करती हूँ, बाय। कोई नहीं भाभी, लगता है आप कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रही थी, बाद में आती हूँ मैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट, बताना क्या बात है। भाभी वो कल की ट्रेन से माँ जी आ रही है, उन्होंने आपको कॉल लगाया लेकिन शायद आपका नंबर काफी देर से बिजी आ रहा था तो मुझे बताने को बोला। हाँ वो ना मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अच्छा किया जो तुमने बता दिया। ऐसा कौन था जिसके साथ बातें हो रही थी और मुझे देखकर फोन काट दिया भाभी ने? अभी तक तो मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था, अब तो मुझे पूरी दाल ही काली लग रही है। अगले दिन ऐश्वर्या की सास उनके घर पहुंच चुकी थी। अरे बहू ये क्या हुलिया बना रखा है तूने, इतनी पतली तो तू तब भी नहीं थी जब हम तुझे देखने आए थे। ये रंगे पुते बाल और ये क्या पहना हुआ है तेरा, भूल गई कि एक बच्चे की माँ है तू। उम्र बढ़ने के साथ साथ अकल घटती जा रही है क्या? न सिंदूर है, न माथे पर बिंदी, हाथ में चूड़ी तक नहीं है। कौन कहेगा तू सुहागन है? यह भैंस बनाकर किसे रिझा रही है भाई? माँ जी अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपनी स्किन और बालों की केयर करना, अपनी पसंद के कपड़े पहनना, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत रिझा लिया मैंने आपके बेटे को 10 साल। अब मुझे बस अपनी खुशी का ख्याल रखना है। जब मैं खुश रहूंगी तभी तो बाकी सबकी खुशियों का ख्याल रख पाऊंगी।
हैं? देख तो छोटी कैसी बड़ी बड़ी बातें बना रही है। सीधा साधा लड़का है मेरा, जो तेरे ऐसे लक्षण देख कर भी कुछ नहीं बोल रहा। कोई तेज तरार आदमी होता तो अब तक तेरे पर कतर कर रख दिए होते। आने तो उसी से पूछूंगी कि क्या चल रहा है ये सब। अपने बेटे के नाम की धमकी तो आप ऐसे दे रही हैं माँ जी, जैसे मैं उनसे छुपाकर ये सब कर रही हूँ। उनकी आंखें बंद है क्या? जो आपको दिखाने से ही उनको दिखाई देगा। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी आराम से खाइए पीजिए, ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाने से कुछ फायदा नहीं है। तेरा चाल चलन, तेरे हुलिये से ही सब दिखाई पड़ गया मुझे। बस अब एक मौका मिल जाए तो तुझे रंगे हाथ पकड़ सकूं, फिर देखना ऐसा जुलूस निकालूंगी ना, तेरा जबान चलाना भूल जाएगी, बेशरम कहीं की। माँ जी, भाभी ना पूरा पूरा दिन मोबाइल की स्क्रीन को देखकर मुस्कुराती रहती है और किसी से चैटिंग करती रहती है। अरे अब कौन है वो नास पिटा जो इस आधी उम्र की औरत पर मरा जा रहा है? रहने दीजिए माँ जी, भाभी को देखकर कौन कहेगा कि वो 35 साल की है और उनका एक 8 साल का बेटा भी है। उनके सामने तो 20-22 साल की लड़कियां भी पानी भरती है। फंसा लिया होगा झूठ सच बोलकर कोई मुर्गा। बस एक बार पता लग जाए कि कौन है वो, फिर तो मुंह काला करके दोनों को गधे पर घुमाऊंगी। सास और देवरानी अनु बस अब एक मौका तलाश रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है। वो बस अपने आप में ही मगन थी। सुबह 4 बजे उठकर जिम जाना, फिर आकर अपने बेटे का टिफिन बनाना और फिर घर के काम करने के बाद आराम से मोबाइल लेकर बैठना। एक दिन क्या बताऊं यार, मेरे घर का माहौल ना दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। मैं जितना इनसे दूर रहना चाहती हूँ, ये उतना ही मुझे परेशान कर रहा है। मेरा तो अब इस घर में मन ही नहीं लगता, दिल करता है घर छोड़कर भाग जाऊं। ऐसी बातें मत करो। ऐसी बातें ना करूं तो क्या करूं? अच्छा ठीक है, मैं 1 घंटे के बाद गार्डन कैफे में मिलती हूँ। बर्दाश्त नहीं हो रहा आप सब मुझसे। ऐश्वर्या फोन रखने के बाद रेडी होने लगती है। वहीं उसके कमरे की खिड़की से कान लगाकर बातें सुन रही अनु के हाथ बहुत बड़ी बाजी लगी थी। आज तो उसे जेठानी को मात देने का सुनहरा मौका मिला था। सबसे पहले वो अपनी सास को बताती है, फिर जेठ विवेक को भी सब बताकर अपने साथ लेकर गार्डन कैफे पहुंच जाती है, जहां पर सुंदर ड्रेस, काला चश्मा और ब्राउन लिपस्टिक लगाए ऐश्वर्या टेबल पर बेसब्री से किसी का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद एक लड़की आकर ऐश्वर्या के गले लग जाती है और उसके बाद दोनों बातें करने लगती है। हाय राम, बहू को भी वो लड़की लड़की वाली बीमारी हो गई है क्या? दुनिया में मर्द कम हो गया क्या, ये जो ऐसे लड़की के साथ? छी 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 छी। क्या बोल रही हो माँ? चलो अब सारे जवाब ऐश्वर्या खुद देगी। विवेक जाकर ऐश्वर्या के सामने खड़ा हो जाता है और फिर एक के बाद एक सास, देवरानी और पति उसके ऊपर सवालों की बौछार कर देते हैं। अरे बस करो, आप लोगों को शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? हाँ, ऐश्वर्या अब खुद को मेंटेन करके रखती है, जिम जाती है क्योंकि मैंने उसे मोटिवेट किया ये सब करने के लिए। और विवेक, तुम डिप्रेशन में जा रही थी, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे पास तो उसकी तरफ देखने का भी टाइम नहीं था। कुछ गलत नहीं किया ऐश्वर्या ने, बस खुद को अपनी नजर से देखना सिखाया मैंने उसे, खुद को प्यार करना सिखाया, अपनी अहमियत याद दिलाई, वरना तुम्हारा प्यार पाने के लिए वो खुद को भूल गई थी। उसे एक साथी की जरूरत थी जो उसकी बातें सुने, उसकी तारीफ करे, उसे मोटिवेट करे। मैं बनी उसका सहारा और वो कुछ ही दिनों में पहले से भी ज्यादा खिलकर सामने आ गई। मेरी बचपन की दोस्त है ऐश्वर्या, शान थी हमारे ग्रुप की। क्या से क्या बना दिया आप लोगों ने, और 4 दिन वो खुश क्या रहने लगी तो शक हो गया आपको उसके ऊपर? मेघा की बात सुनकर सभी शर्मिंदा होकर वहां खड़े हो जाते हैं। विवेक को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया था। हाँ, लेकिन अब ऐश्वर्या पूरी तरह से बदल चुकी है। उसे खुश रहने के लिए अब किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है।